हम्म क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारी रसोई की टोकरी में रखा एक साधारण सा प्याज दरअसल एक असुर के खून और देवताओं के अमृत से पैदा हुआ है। ये सुनने में सच में काफी हैरान करने वाला लगता है। बिल्कुल। मतलब हम हर दिन इसे काटते हैं, तड़के में डालते हैं, सलाद में खाते हैं। दुनिया भर की रसोइयों में इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बेस या आधार की तरह होता है। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस साधारण से दिखने वाली सब्जी को धरती का अमृत कहा गया है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम प्याज को सिर्फ एक सब्जी के नजरिए से नहीं देखने वाले। जी, और इसका कारण यह है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के रसायन विज्ञान को बहुत गहराई से समझते थे। आज हम जिन प्राचीन स्रोतों और लोक कथाओं का विश्लेषण कर रहे हैं, वो हमें बताते हैं कि प्याज सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली रासायनिक संरचना है। और जब हम इसके पीछे के प्राचीन ज्ञान को डिकोड करते हैं, तो समझ आता है कि इसका गलत उपयोग इसे जहर भी बना सकता है, और सही उपयोग संजीवनी भी। संजीवनी और जहर के इस बात से मुझे वो पौराणिक कथा याद आ रही है जो सच में बहुत ही रहस्यमयी है। हमने समुद्र मंथन की कहानी कई बार सुनी है ना? वो देवों और असुरों के बीच का महासंग्राम जहां से अमृत निकला था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि प्याज की उत्पत्ति का सीधा संबंध उसी समुद्र मंथन की एक बहुत ही विशिष्ट घटना से है। बिल्कुल। और असल में ये कथा प्याज की उस दोहरी प्रकृति को समझाती है, जिसे आज आयुर्वेद गुण और दोष के रूप में देखता है। तो होता क्या है कि जब समुद्र मंथन से अमृत कलश प्रकट हुआ, तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांट रहे थे। और वहीं पे वो असुर आ गया था, है ना? सही कहा। स्वरभानु नाम का एक असुर रूप बदलकर देवताओं की लाइन में बैठ गया और उसने उस अमृत को पी लिया। और जैसे ही अमृत उसके गले से नीचे उतरा, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उस असुर को पहचान लिया। जी। उन्होंने तुरंत भगवान को अलर्ट किया, और इससे पहले कि अमृत उसके पूरे शरीर में फैले, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। यहीं से विज्ञान और मिथक का एक बहुत ही दिलचस्प संगम शुरू होता है। ग्रंथ बताते हैं कि सुदर्शन चक्र के प्रहार से जब उस असुर का सिर कटा, तो उसके मुंह से अमृत की कुछ बूंदें और असुर का रक्त धरती पर गिर गया। अरे बाप रे! हाँ, और उन्हीं बूंदों से प्याज की और लहसुन की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि प्याज में रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति है। इसके गुण सचमुच अमृत के समान हैं। लेकिन क्योंकि इसका सीधा संपर्क एक असुर के रक्त और मुख से हुआ था, इसलिए इसे आयुर्वेद में तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। तो क्या हम प्याज को एक ऐसे सुपर हीरो की तरह देख सकते हैं जिसका अतीत थोड़ा डार्क है? मतलब शक्तियां तो पूरी तरह से अमृत वाली हैं, ये शरीर की रक्षा कर सकता है, लेकिन इसका बैकग्राउंड असुर का है। ये बहुत ही सटीक उपमा है। डबल एजेंट या डार्क अतीत वाला सुपर हीरो। तामसिक होने का अर्थ है कि ये शरीर में सुस्ती, अतिरिक्त गर्मी और मन में क्रोध जैसी भावनाओं को भड़का सकता है। हालांकि उत्पत्ति के विषय में स्रोतों में एक वैकल्पिक ऐतिहासिक मत भी मिलता है। अच्छा, वो क्या कहता है? वो मत ये कहता है कि हजारों वर्ष पूर्व जब मानव जंगलों में कंदमूल खोजते थे, तब उन्होंने मिट्टी के नीचे इस विशेष कंद को खोजा। उन्होंने महसूस किया कि ये तीखा जरूर है, लेकिन इसे खाने से शरीर में गजब की स्फूर्ति आती है। ये मिट्टी के गहरे अंधकार में रहकर भी सूर्य की प्रचंड ऊर्जा को अपने भीतर सोखता है। सूर्य की ऊर्जा को सोखने वाली बात से मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? मतलब जो सब्जी असुर के खून और तामसिक गुणों के कारण शरीर में गर्मी पैदा करती है, वही भीषण गर्मी में लू से हमारी रक्षा कैसे कर सकती है? ये विज्ञान कैसे काम करता है? देखिए, ये विरोधाभास केवल सतह पर है। अगर हम इसके रसायन विज्ञान में उतरें, तो प्याज वाष्पशील यौगिकों का, यानी साइंस की भाषा में जिन्हें हम वॉलेटाइल कंपाउंड्स कहते हैं, उनका एक पावर हाउस है। वॉलेटाइल कंपाउंड्स? हाँ, ये ऐसे रसायन होते हैं जो हवा या मामूली गर्मी के संपर्क में आते ही तेजी से वाष्प बनकर उड़ने लगते हैं। यहाँ मुझे आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा। मुझे उस पुरानी मान्यता के बारे में पूछना है जहाँ लोग कहते हैं कि गर्मियों में जेब में एक छोटा सा प्याज रख लो तो लू नहीं लगती। मतलब क्या ये सच में काम करता है या ये सिर्फ एक प्लासिबो इफेक्ट है, सिर्फ मानसिक तसल्ली? देखिए, अगर कोई सिर्फ अपनी जेब में साबुत प्याज रखकर तपती धूप में घूम रहा है, तो वो पूरी तरह से लू से नहीं बच सकता। वो ही मैं भी सोच रही थी।
हाँ, साबुत प्याज अपने भारीपन और नमी के कारण आसपास की थोड़ी बहुत गर्मी को सोख जरूर सकता है, लेकिन ये कोई जादुई ढाल नहीं है। असली विज्ञान तब काम करता है जब लू लग जाने पर प्याज के रस को हाथों और पैरों के तलवों पर मला जाता है। तो रस मलने से अचानक शरीर का तापमान कैसे गिर जाता है? क्या ये किसी एयर कंडीशनर की तरह काम करता है? इसे ऐसे समझिए जैसे हम गर्मियों में मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करते हैं। घड़े के छिद्रों से जब पानी बाहर आकर वाष्पीकृत होता है, तो वो अंदर के पानी की गर्मी को भी साथ ले जाता है। ओह, मतलब थर्मोडायनामिक्स। बिल्कुल, थर्मोडायनामिक्स। जब आप तलवों पर प्याज का रस मलते हैं, तो शरीर की तीव्र गर्मी उन वॉलेटाइल कंपाउंड्स को वाष्पीकृत करती है और उड़ते समय ये कंपाउंड्स नसों से अतिरिक्त गर्मी को खींच लेते हैं। इससे शरीर का थर्मोस्टेट अचानक नीचे आ जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तुरंत शीतलता का संदेश मिलता है। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। और गर्मियों की बात हो रही है तो तेज धूप में अक्सर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। खून गाढ़ा होने लगता है, जिससे हृदय पर दबाव पड़ता है। यहीं पर प्याज का एक और अमृत वाला गुण सामने आता है। प्याज में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स, विशेषकर क्वर्सेटिन, रक्त वाहिकाओं को आराम पहुंचाते हैं। उसे पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कच्चा प्याज खाने से खून में एक हल्का सा पतलापन आता है। ये प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकता है, जिससे नसों में रक्त का प्रवाह आसान हो जाता है। बिल्कुल, और हृदय पर पड़ने वाला दबाव काफी हद तक कम हो जाता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में इसका क्या रोल है? स्रोत कहते हैं कि इस संक्रमण को दूर रखता है। इसके पीछे प्याज में मौजूद उच्च मात्रा के सल्फर कंपाउंड जिम्मेदार हैं। सल्फर शरीर के लिए एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर का काम करता है। तो ये शरीर की सफाई करता है? जी हाँ, ये लिवर के एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जो शरीर के भीतर जमा हुए विषैले तत्वों को छानकर बाहर निकालते हैं। जब शरीर से ये कचरा बाहर निकल जाता है तो इम्यूनिटी अपने आप मजबूत हो जाती है। सच में, शरीर साफ होगा तो इम्यूनिटी तो बढ़ेगी और इसका असर त्वचा पर भी दिखता है। तेज धूप से झुलसी हुई त्वचा या मुहासों को ठीक करने में प्याज का रस अंदर और बाहर दोनों तरफ से काम करता है। त्वचा और खून की सफाई तो ठीक है, लेकिन गर्मियों में सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे पेट को होती है। कुछ भी भारी खा लिया तो पचता नहीं है। आयुर्वेद में पाचन को जठराग्नि यानी पेट की आग कहा गया है। गर्मियों में शरीर की बाहरी सतह तो गर्म होती है, लेकिन ये जठराग्नि अक्सर मंद पड़ जाती है। तो प्याज इसे कैसे ठीक करता है? कच्चा प्याज इस अग्नि को दोबारा प्रदीप्त करता है। ये गट माइक्रोबायोम के लिए एक बेहतरीन प्रीबायोटिक है, यानी ये हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है। इसके अलावा इसमें मौजूद एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक यौगिक खून में शुगर के स्तर को संतुलित रखने में बहुत प्रभावी है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। हम बार बार कच्चे प्याज के फायदों की बात करें, पर हमारी भारतीय रसोई में तो प्याज को तेल में डीप फ्राई किया जाता है। जब तक वो एकदम डार्क ब्राउन ना हो जाए, हम उसे भूनते रहते हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या उस तेज आंच पर हम प्याज के अंदर मौजूद उस अमृत को, यानी सल्फर और क्वेरेसिटिन को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देते? ये बहुत ही सटीक और जरूरी सवाल है। दरअसल जब प्याज को अत्यधिक तापमान पर तेल में भुना जाता है, तो उसके भीतर के वाष्पशील यौगिक और सल्फर आधारित रसायन पूरी तरह से टूटकर वाष्पीकृत हो जाते हैं। बाप रे, तो मतलब जो बचता है उसमें कोई फायदा नहीं होता? जो बचता है वो केवल कैरामलाइज्ड शुगर और फाइबर होता है। स्वाद तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन औषधीय गुण ना के बराबर रह जाते हैं। अगर स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो प्याज को या तो कच्चा खाना चाहिए या फिर उसे केवल हल्का गुलाबी होने तक ही पकाना चाहिए। तो ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए जो हम प्याज भून रहे हैं वो सिर्फ स्वाद के लिए है, स्वास्थ्य के लिए नहीं। अच्छा, कच्चे प्याज के साथ एक और बड़ी समस्या जुड़ी है। जी बताइए। स्रोत में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी गई है कि कटे हुए प्याज को हवा में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम इसे साइंस के नजरिए से देखें तो क्या ये सच में कीटाणुओं को खींचने वाले किसी स्पंज या मैग्नेट की तरह काम करता है? 100%। जब प्याज कटता है तो उसकी कोशिकाएं टूट जाती हैं। इसके अंदर की नमी और पोषक तत्व हवा के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। इसके रसायन तुरंत बैक्टीरिया और फंगस के लिए एक बेहद अनुकूल वातावरण तैयार कर देते हैं। मतलब एक पेट्री डिश की तरह। तो ये कटा हुआ प्याज सच में अपने असुर वाले चरित्र में आ जाता है और आसपास की सारी बुराई और कीटाणुओं को अपने अंदर सोख लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए हमेशा ताज़ा प्याज ही काटना चाहिए और उसे तुरंत खा लेना चाहिए।
अगर हम सुबह का कटा हुआ प्याज शाम को खाते हैं तो हम फायदा नहीं बल्कि फूड पॉइजनिंग और भयंकर संक्रमण को निमंत्रण दे रहे हैं। ये तो हुई हवा से होने वाले संक्रमण की बात, लेकिन हमारे स्रोत एक ऐसे खतरनाक संयोजन की बात करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाकर भयंकर तबाही मचा सकता है। प्याज को कभी भी दूध या दूध से बनी चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए। ये नियम इतना सख्त क्यों है? ये आयुर्वेद के विरुद्ध आहार सिद्धांत का सबसे प्रमुख उदाहरण है। दूध की तासीर आयुर्वेद में शीतवीर्य यानी ठंडी और शांति देने वाली मानी गई है, जबकि प्याज उष्णवीर्य यानी गर्म और तीक्ष्ण है। और अगर हम इसे आधुनिक रसायन विज्ञान के नजरिए से देखें तो विज्ञान के अनुसार दूध में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जैसे कैसीन। दूसरी ओर प्याज में भारी मात्रा में एसिडिक और सल्फर यौगिक होते हैं। जब ये दोनों पेट में एक साथ पहुंचते हैं तो प्याज का एसिड दूध के प्रोटीन को फाड़ देता है या जमा देता है। जब वो पेट के अंदर जाके एक तरह से फट जाता है, जैसे नींबू डालने से दूध फट जाता है। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया से पेट के भीतर एक अघुलनशील और विषैला तत्व पैदा होता है, जिसे आयुर्वेद में आम कहा जाता है। आम मतलब टॉक्सिन्स? जी हाँ, ये ऐसा कचरा है जिसे हमारा पाचन तंत्र आसानी से पचा नहीं पाता। ये विषैला तत्व खून में मिल जाता है और लंबे समय तक ऐसा करने से ये त्वचा की ऊपरी परतों में जाके जमा होने लगता है। अरे बाप रे! यही कारण है कि दूध और प्याज का लगातार सेवन करने से सफेद दाग, सोरायसिस या भयंकर दांतखाज जैसी त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं। इन दोनों के सेवन के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर होना अनिवार्य है। ये तो एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है जिसे आजकल लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार लोग कच्चा प्याज खाते हैं और तुरंत बाद दूध पी लेते हैं। एक और बात जो अक्सर लोगों को परेशान करती है वो है कच्चे प्याज की तेज गंध। ऑफिस जाना है तो लोग इसे खाने से बचते हैं। इस गंध का कारण भी वही सल्फर है, लेकिन इसका उपाय बहुत ही सरल है। प्याज खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ या एक चुटकी सौंफ चबा लेने से न केवल गंध तुरंत खत्म हो जाती है, बल्कि ये कॉम्बिनेशन पाचन को भी तेज कर देता है। अरे वाह! और इसे खाने का सही समय क्या है? स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि हम दिन के किस समय इसे खा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। दोपहर का भोजन प्याज खाने का सबसे उत्तम समय है। दोपहर के समय सूर्य अपने चरम पर होता है और उसी के अनुसार हमारे शरीर की जठराग्नि भी सबसे अधिक तीव्र होती है। तो उस समय खाया गया कच्चा प्याज आसानी से पच जाता है। जी बिल्कुल, और शरीर को ऊर्जा देता है। सुबह खाली पेट इसे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि रात भर आराम करने के बाद पेट के अंदरूनी परत बहुत संवेदनशील होती है। प्याज का तीखापन वहां जलन या एसिडिटी पैदा कर सकता है। और रात के समय? रात के समय इसका सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि सोते समय हमारा पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और तामसिक होने के कारण ये नींद में भी बाधा डाल सकता है। सही कहा। अब आहार और पाचन की इन जटिलताओं से बाहर निकलकर अगर हम प्याज के उस रूप को देखें जहां ये घर का एक सक्षम वैद्य बन जाता है, एक ऐसी प्राथमिक चिकित्सा जो हर वक्त रसोई में मौजूद है। सबसे आम बात जो हम सब ने महसूस की है वो है प्याज काटते समय आने वाले आंसू। हम तो इसे हमेशा एक परेशानी मानते हैं, जैसे कोई सजा मिल रही हो। लेकिन शरीर विज्ञान के नजरिए से वे आंसू कोई सजा नहीं, बल्कि हमारी आंखों के लिए एक तरह का सर्विसिंग प्रोसेस है। प्याज में एक विशेष रसायन होता है जिसे सिन प्रोपैंथियल एस ऑक्साइड कहते हैं, और ये गैस आंखों में जाकर किसी तरह का अलार्म बजा देती है। बिल्कुल। प्याज कटते ही ये गैस बनकर हवा में उड़ता है और जैसे ही ये आंखों के संपर्क में आता है, ये हमारी टीयर ग्लैंड्स को उत्तेजित कर देता है और इसके जवाब में आंखें तेजी से आंसू निकालने लगती हैं ताकि उस रसायन को धोकर बाहर निकाला जा सके। अरे वाह, मतलब प्राकृतिक सफाई। जी, इस पूरी प्रक्रिया में आंखों के भीतर फंसी धूल, सूक्ष्म मिट्टी के कण और हानिकारक बैक्टीरिया पूरी तरह से धुल जाते हैं। इसके अलावा प्राचीन काल से ही इसे कान के दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। कान का दर्द तो बहुत ही भयंकर होता है। तो क्या सिर्फ इसका रस डालने से ही आराम मिल जाता है? इसका क्या लॉजिक है? जब कान के भीतर कोई इन्फेक्शन होता है तो वहां सूजन आ जाती है जो नसों को दबाती है, जिससे दर्द होता है। प्याज के रस को हल्का गुनगुना करके कान में डालने से इसके एंटीबैक्टीरियल गुण सीधे उस संक्रमण पर हमला करते हैं। और गर्माहट से सूजन कम हो जाती होगी। बिल्कुल, गुनगुना होने के कारण यह सूजन को तुरंत कम कर देता है, जिससे दर्द से राहत मिलती है। और कीड़े मकोड़ों के काटने पर भी इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, यदि किसी विषैले कीड़े या बिच्छू ने काट लिया हो तो वहां तुरंत तेज जलन होती है,
क्योंकि उनका जहर अम्लीय या क्षारीय होता है। तो वहाँ प्याज मलने से क्या होता है? उस स्थान पर तुरंत प्याज का रस मलने से प्याज के एंजाइम्स उस जहर के रसायनों को न्यूट्रलाइज करने लगते हैं। यह जहर को फैलने से रोकता है और दर्द का एहसास कम कर देता है। ये तो वाकई एक संपूर्ण फर्स्ट एड किट है। लेकिन जब हम बाजार में प्याज खरीदने जाते हैं तो वहाँ मुख्य रूप से सफ़ेद और लाल प्याज दिखाई देते हैं। क्या सफ़ेद और लाल प्याज के बीच के इस सूक्ष्म अंतर को लोग आज के समय में भूल गए हैं? हम तो बस जो मिल जाए वही काट लेते हैं। हाँ, आजकल ऐसा ही होता है। लेकिन आयुर्वेद में इन दोनों के गुण बिल्कुल अलग बताए गए हैं। सफ़ेद प्याज विशेष रूप से शीत प्रकृति का होता है। इसमें तीखापन कम और मिठास थोड़ी अधिक होती है। तो औषधि के रूप में कौन सा बेहतर है? खासकर गर्मियों में लू से बचने के लिए या कान के दर्द जैसी समस्याओं में सफ़ेद प्याज को हमेशा पहली प्राथमिकता दी जाती है। ये पित्त को शांत करता है। और लाल प्याज? लाल प्याज में तीखापन, गंध और सल्फर की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। ये शरीर से कफ निकालने में बहुत मदद करता है। मतलब अगर छाती में जकड़न है तो लाल प्याज ज्यादा कारगर साबित होगा। जी बिल्कुल। तो अगर शरीर को ठंडक चाहिए तो सफ़ेद प्याज, और अगर छाती से कफ निकालना है तो लाल प्याज। बिल्कुल। बहुत ही स्पष्ट अंतर है। अब एक आखिरी सवाल जो मात्रा और स्वभाव को लेकर है। कितनी मात्रा सही है? और चूंकि ये तामसिक है तो क्या सच में हमारे व्यवहार को बदल सकता है? देखिए, कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अति हमेशा नुकसान देती है। एक स्वस्थ इंसान के लिए दिन भर में एक मध्यम आकार का प्याज पर्याप्त है। जरूरत से ज्यादा खाने पर यह एसिडिटी पैदा करेगा। और स्वभाव पर असर? प्राचीन ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि आहार ही विचार बनाता है। क्योंकि प्याज तामसिक है, इसलिए जो लोग स्वभाव से बहुत अधिक क्रोधी हैं, जिन्हें जल्दी गुस्सा आता है, उन्हें कच्चा प्याज थोड़ा कम खाना चाहिए। ये उनके शरीर की आंतरिक गर्मी को भड़का सकता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज की इस चर्चा से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि हमने प्याज को जितना साधारण समझा था, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। हमने देखा कि कैसे ये एक असुर के रक्त और देवता के अमृत का विरोधाभासी मिश्रण है। जी बिल्कुल। हमने ऊष्मागतिकी के जरिए समझा कि ये भीषण गर्मी में हमारे तलवों से लू की तपिश को कैसे खींच लेता है। और हमने ये भी जाना कि गलत तरीके से दूध के साथ खाए जाने पर ये कैसे शरीर के भीतर धीमे जहर का काम कर सकता है। और यही इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है, उसके भीतर एक गहरा विज्ञान छिपा है। अगर हम केवल चीजों का स्वाद लेंगे और उनके नियमों को नजरअंदाज करेंगे तो हम कभी भी उनके असली लाभ नहीं उठा पाएंगे। ज्ञान का सही उपयोग ही उसे अमृत बनाता है। बिल्कुल सही बात है। और इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी होती है। अगर हमारे रसोई घर की टोकरी में पड़े एक बेहद साधारण से प्याज का इतिहास इतना गहरा, इसके रसायन इतने शक्तिशाली और इसके इस्तेमाल के नियम इतने वैज्ञानिक हो सकते हैं, तो जरा सोचिए हमारे किचन के मसालादान में बंद लौंग, इलायची, हल्दी और दालचीनी जैसी चीजों में और कितनी ऐसी प्राचीन औषधियां और रहस्य चुपचाप छिपे हैं जिन्हें हम सिर्फ स्वाद के नजरिए से देखते हैं और उनके असली सुपर पावर से पूरी तरह अनजान हैं। अगली बार जब आप रसोई में जाएं तो उन मसालों को एक नए नजरिए से जरूर देखिएगा। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।